समस्त सुधीजनों को नमस्कार। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम पर हाल ही में 2 वक्तव्य मैंने यूट्यूब की अपनी इस धारावाहिनी पर प्रस्तुत किए हैं। मैंने उसमें यह कहना चाहा है, दोनों ही वक्तव्यों में मैंने यह कहना चाहा है कि मालविकाग्निमित्रम एक प्रेम कथा होने के साथ-साथ अपने युग का, अपने समय के इतिहास का एक दस्तावेज भी है। और कालिदास इस नाटक में उनके कुछ पहले जो कुछ घटित हुआ है, उस पर अपनी एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मालविकाग्निमित्रम वैदिक धर्म का जो पुनरुत्थान पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया, उसकी एक संस्तुति और उसकी एक प्रशस्ति भी है। इस दृष्टि से, जैसा मैंने पिछले वक्तव्य में भी कहा कि कालिदास के निकट हिंदी के जिन नाटककार का नाम लिया जाता है, जिनकी कम से कम एक कृति मालविकाग्निमित्रम के कुछ निकट आ जाती है, वे जयशंकर प्रसाद हैं। और उनका स्कंदगुप्त मालविकाग्निमित्रम के कुछ कुछ निकट इस दृष्टि से है कि दोनों ही महाकवि, दोनों ही महान नाटककार एक अतीत को सामने रख रहे हैं, पुनराविष्कार हमारे लिए उसका कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म ने जो कुछ क्षात्र तेज को किंचित मध्यम कर दिया था, क्षात्र तेज की अग्नि को जो बुझा दिया था, उसके कारण उसके प्रति अनास्था दोनों ही साहित्यकार व्यक्त करते हैं। प्रसाद ने तो खुलेआम बौद्ध धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति पूरी आस्था होते हुए भी बौद्ध धर्म के प्रति अनास्था उन्होंने इस दृष्टि से प्रकट की है कि वह एक निवृत्ति मूलक धर्म है, जिसकी आवश्यकता राष्ट्र को नहीं है। राष्ट्र के तेज को उद्दीप्त करने के लिए वैदिक आनंदवाद की पुनः स्थापना होनी चाहिए। कालिदास भी अपनी रचनाओं में जो वैदिक आनंदवाद है, उसको स्थापित करते हुए लगते हैं। वर्णाश्रम धर्म और जो वैदिक धर्म है, उसके पक्षधर तो वे हैं ही। पिछले वक्तव्य में मैंने बरहुत की एक कलाकृति दे दी थी। पुष्यमित्र शुंग की ही वह प्रतिकृति है, ऐसा मैंने नहीं कहा था। यद्यपि इंटरनेट पर कहीं उसको पुष्यमित्र के संबंध में जो एक अधकचरा अधूरा सा आलेख है, उसके साथ लगा दिया गया है, पर समकालीन होने के कारण मैंने वह प्रतिमा वहां पर लगा दी थी मुखावरण के रूप में। डॉक्टर सुद्युम्नाचार्य बरहुतकालीन कला के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एक सुचिंतित टिप्पणी पिछले मेरे वक्तव्य पर भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कवर पेज का चित्र भरूच स्तूप से प्राप्त किया गया है और इसका विशालकाय फोटोग्राफ भरूच चित्रकला की मूर्तिकला म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। यह म्यूजियम आचार्य सुद्युम्न जी ने बहुत परिश्रम से सतना में जो वेद विज्ञान वेदवाणी वितानम संस्था है, उसमें अपने द्वारा स्थापित कला संग्रहालय में निर्मित किया है, रखा है। उन्होंने लिखा कि कनिंघम के अनुसार यह राजा कनिष्क के सैनिक की प्रतिकृति है, पर इसके अभिलेख में पाटलिपुत्र नागसेनाया कोडिनिया कोडियानिया दानम ऐसा लिखा हुआ है। अर्थात यह पाटलिपुत्र के कौंडिन्यायनी गोत्र के नागसेन के द्वारा प्रदत्त है, पर यह तो किसने दिया है, यह सूचना है, किसकी प्रतिकृति है, किसकी मूर्ति है, यह सूचना अभिलेख में नहीं है। और किसी सैनिक की प्रतिकृति कनिंघम इसको मानते हैं, लेकिन उसके समकालीन यह एक प्रतिकृति है, मूर्ति है उस काल की, इसलिए मैंने उसको उस पर लगा दिया था। पिछले वक्तव्य में मैंने चर्चा की कि कालिदास अग्निमित्र को एक तेजस्वी शासक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ब्राह्मण है अग्निमित्र, यह तो कदाचित वे भी स्वीकार करते हैं, पर एक ऐसा ब्राह्मण है जो कि कर्म से क्षत्रिय हो गया है, जैसा कि पुष्यमित्र शुंग भी हो गए। और कालिदास अग्निमित्र के
अवदान को मालिकाग्निमित्रम में चित्रित करते हैं। समकालीन राजनीति में, समकालीन इतिहास में जो अग्निमित्र का अवदान है, उसको वे बता रहे हैं, जिसको कि आधुनिक इतिहास कहीं भी स्वीकार नहीं करता है। दूसरे पुष्यमित्र ने जो किया, मालिकाग्निमित्रम उस पर एक मोहर लगा देता है। कालिदास उसकी संस्तुति कर देते हैं। और पिछले वक्तव्य में जैसी मैंने चर्चा की कि मिनांडर जो ग्रीक मूल का शासक है, वह गंगा के दोआब तक आ गया है। पतंजलि स्वयं महाभाष्य में इसका साक्ष्य देते हैं। महाभाष्य में 2 वाक्य आते हैं, अरुणद यवनः साकेतम, अरुणद यवनो माध्यमिकाम। इसका अर्थ किया जाता है कि अयोध्या तक घेरा डाल दिया यवन राजा अर्थात ग्रीक, और मिनांडर से आशय इसका लिया जाता है। और माध्यमिका को उसने घेर लिया। माध्यमिका से आशय चित्तौड़गढ़ उसके आसपास के इलाके से लिया गया है। पुराणों में विशेष विवरण नहीं दिया गया है, पर गर्ग संहिता, जिसको युग पुराण भी कहा जाता है, उसके द्वारा भविष्य काल में चर्चा की गई है। यवन राजा के द्वारा साकेत पर हमले की, उससे त्राही त्राही जो वहां मच जाती है, उसका उसमें कुछ विवरण दिया गया है। और पुष्पपुर या पाटलिपुत्र तक उसके द्वारा घेरा डाल दिया जाएगा, ऐसा भी वहां की कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि मध्य देश तक सुदुर्मद यवन चले आएंगे। तो यह स्थिति तो है जिससे कालिदास अवगत हैं कि यवन या ग्रीक चले आ रहे हैं। और पुष्यमित्र अकेला है जो कि प्रतिरोध करने वाला है। और बृहद्रथ जो कि एक दुर्बल राजा है, उसको उसने समाप्त कर दिया है। इसके साथ मालिकाग्निमित्र आरंभ होता है। आज के इस वक्तव्य में मैं मालिकाग्निमित्र किस प्रकार से अपने इतिहास का साक्ष्य दे रहा है, पूरा जो मालिकाग्निमित्र का पाठ है, उसमें पृष्ठभूमि में 2री शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास है। और जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, वे मालिकाग्निमित्र की पृष्ठभूमि में है। कालिदास निरंतर पहले अंक से लगा करके अंतिम अंक तक उनका संकेत देते चलते हैं, और वे बारीकी से जानते हैं इन घटनाओं को। पहले अंक में अग्निमित्र राजसभा में बैठा हुआ है। राजसभा में अमात्य उसके बैठे हुए हैं, पार्श्व में वाहतक उनका नाम है। मैंने कल मालिकाग्निमित्रम के पात्रों की चर्चा की थी, उसमें कदाचित अग्निमित्र का यह जो अमात्य है वाहतक, वह भी एक ऐतिहासिक पात्र है। और कोई लेख विदर्भ के शासक यज्ञसेन का प्राप्त हुआ है। यह भी इस विवरण से इन संवादों से हम जानते हैं कि यह लेख अग्निमित्र ने जो संदेश भेजा था यज्ञसेन को, जो विदर्भ का शासक है, उसके उत्तर में आया है। अमात्य ने लेख पढ़ लिया है। राजा अग्निमित्र पूछते हैं, अनुवाचित लेखम अमात्यम विलोक्य। लेख को पढ़ चुके अमात्य की तरफ देख करके राजा पूछता है, अग्निमित्र वाहतक किम प्रतिपद्यते वैदर्भ। क्या कह रहा है वैदर्भ? कुछ अनास्था अवज्ञा के भाव से पूछते हैं कि क्या कहा उसने। अमात्य भी समझ जाते हैं कि राजा का क्या रुख है। अमात्य कहते हैं, देव आत्मविनाशम। महाराज क्या बताएं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहता है, आत्मविनाश वह चाहता है। क्या मंशा है विदर्भ के राजा यज्ञसेन की? पूछा अग्निमित्र ने। अपनी बर्बादी चाहता है, ऐसा अमात्य ने जवाब दिया। क्या घट रहा है इससे हम समझ सकते हैं कि क्या तो उसने प्रति संदेश भेजा है। राजा कहते हैं कि संदेश उसका पढ़ के बताओ कि कहा क्या है उसने। अमात्य संदेश पढ़ करके सुनाते हैं। अमात्य कहते हैं कि हमारे संदेश के उत्तर में उसने लिखा है कि पूज्य महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हारे पितृव्य का बेटा कुमार माधव सेन, जिसने मेरे साथ अपनी बहन का संबंध तय किया था, वह मेरे पास आते समय बीच में ही तुम्हारे सीमा रक्षक के द्वारा धर पकड़ा गया। यह अग्निमित्र ने अपने संदेश में उसको लिखा था कि तुम्हारे ही चाचा का बेटा था माधव सेन, अर्थात तुम्हारा चचेरा भाई, तुम्हारे पितृव्य का पुत्र जो है, उसने मेरे साथ अपनी बहन का संबंध तय कर लिया था। अपनी बहन को लेकर के आ रहा था, बीच में ही उसको तुम्हारे सीमा रक्षक ने पकड़ लिया। और उसको और उसकी बहन को, जिसको कि वह लेकर के आ रहा था, तुम छोड़ दो। यह आपने अपने संदेश में भेजा था, ऐसा कह रहा है यज्ञसेन विदर्भ का राजा।
यहाँ तक अग्निमित्र के संदेश का संदर्भ दिया है। आगे यज्ञसेन उसके उत्तर में कहता है कि इस संबंध में आप यह जान लें कि बराबरी के कुल वालों में इस तरह की लाग डांट चलती रहती है। हमारा दायाद है, चचेरा भाई है, हमारी उसकी थोड़ी ठन गई, आप इसमें बीच में पड़ गए, तो आपको इसमें बीच में पड़ना उचित नहीं है, ऐसा एक तरह से वह कहलवा देता है। इसलिए तटस्थ होकर निर्णय करना उचित होगा। आप थोड़ा तटस्थ रहिए और फिर अपना निर्णय करिए, ऐसा वह कह देता है। थोड़ी चुनौती की भाषा यज्ञसेन की है और इसमें आप बीच में इस पचड़े में मत पड़िए, ऐसा वह जता रहा है। फिर कह रहा है कि माधव सेन की बहन जो आ रही थी, आपकी तरफ आ रही थी, माधव सेन उसको लेकर के आ रहा था, वह तो इस धरपकड़ में कहीं खो गई। माधव सेन को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन उसकी बहन का कोई पता नहीं है। आपने कहा है तो उसकी खोज के लिए मैं प्रयास करूंगा। माधव सेन को भी मैं अवश्य छोड़ दूंगा, पर इसमें एक शर्त है। अनुबंध कहता है कि अनुबंध इसमें मेरा एक है। माधव सेन तो मेरे कारागार में है, आपने मेरे साले मौर्य सचिव को पहले से बंदी बना करके जो रखा हुआ है, आप उसको छोड़ दीजिए, तो मैं भी माधव सेन को छोड़ दूंगा। यह पत्र है यज्ञसेन का। अब इसको सुनकर के अग्निमित्र तो तमक उठते हैं। तेजस्वी हैं अग्निमित्र, और क्रोध भी उनको आता है। घटना चक्र जो है उसका हम इसमें पूरी तरह से आभास पा सकते हैं कि क्या हो गया। अग्निमित्र ने संदेश भेजा यज्ञसेन को कि माधव सेन जिसको कि तुमने बंदी बना लिया है, छोड़ दो। अपनी बहन को लेकर के आ रहा था हमारे पास हमसे विवाह करने के लिए, उसको भी तुम मुक्त करके हमको सुपुर्द सुपुर्द करो। तो यह अग्निमित्र का पक्ष स्पष्ट है कि माधव सेन के प्रति उसका पक्ष है, और माधव सेन को अपना वह साला एक तरह से मान लेता है यहाँ पर। और यज्ञसेन ने जो उसको पकड़ लिया है, छल किया है यज्ञसेन ने। वह तो आ रहा था, बीच में उसके सीमा रक्षक ने उसको धर दबोचा। तो यज्ञसेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा अग्निमित्र तमक करके कहता है, कथम कार्य विनिमयेन मयि व्यवहृत्य अनात्मज्ञः। वह अनात्मज्ञ जो है, कार्य विनिमय से मेरे प्रति व्यवहार कर रहा है, मतलब सौदाबाजी करना चाहता है वह, कि आपने जो हमारे साले को बंदी बना लिया है, उसको आप छोड़ दीजिए तो हम आपका जो साला होने वाला है माधव सेन, उसको छोड़ देंगे। इससे थोड़ा सा चिढ़ जाता है अग्निमित्र। यह तो सौदेबाजी कर रहा है, हमने जो कहा है उस वह काम नहीं कर रहा है। राजा कहता है अग्निमित्र की वाहतक प्रकृत्य मित्र प्रतिकूलकारी च मैं वैदर्भ। ये जो विदर्भ का राजा है, यह स्वभाव से ही मेरा अमित्र है, प्रतिकूल वह मेरे चल रहा है। क्योंकि यह बृहद्रथ जो पिछला राजा है, उसका पक्षपाती यह है। कुछ लोग जब भी बृहद्रथ के पक्ष में बने हुए हैं, विदर्भ तक वे लोग हैं, उनमें से एक यह है, और ये हमारे पक्ष का है नहीं। हमने जो संदेश भेजा था, इसने इस तरह से इसका जवाब दिया है, हमारे अनुकूल नहीं है। तद यातव्य पक्षे स्थितस्य पूर्व संकल्पित समुन्मूलनाय वीरसेन मुखम दंड चक्र माज्ञापय। हमारा जो यातव्य का पक्ष है उसमें स्थित है, उसके समूल उन्मूलन के लिए वीरसेन के साथ सेना भेज करके वीरसेन को रवाना कर दो, ऐसा आदेश अमात्यवाहतक को अग्निमित्र देता है। हमने तो तय कर लिया है कि जो पिछले राजा बृहद्रथ के अनुकूल हैं, उनका हम उन्मूलन करेंगे। यदि वे हमारे अनुकूल नहीं होते हैं तो तत्काल आज्ञा दे देता है। इससे पता चलता है कि अग्निमित्र तत्काल निर्णय लेता है, स्थिति पर उसकी पकड़ है, वो क्या करना है तुरंत वह समझ जाता है। अमात्य जो है कोई आपत्ति नहीं करता है, अमात्य कहता है कि जैसी महाराज की आज्ञा। अब आप देखिए कि यह स्वायत्त सिद्धि राजा है अग्निमित्र, इसलिए धीर ललित राजा उस प्रकार का है ही नहीं जिस प्रकार से कि उदयन है। उदयन तो योगेंद्रायण और रुमणवान के वश में चलने वाले सचिवायत्त सिद्धि मंत्री हैं, सचिवायत्त सिद्धि राजा हैं। जो कुछ कर रहे हैं सब मंत्री उनके कर रहे हैं, उनको स्वयं का कुछ नहीं उनको निर्णय लेना है। लेकिन अग्निमित्र तो यहाँ तड़ाक फड़ाक सारे निर्णय खुद लेता है, मंत्री को आदेश देता है कि ऐसा कर डालो। इसको प्रेमी केवल समझना तो बहुत गलती होगी। ये बड़ा तेजस्वी है, क्षात्र तेज से युक्त यह है, और राजनीतिक स्थिति को समझ रहा है। इसको मंत्रियों की आवश्यकता ही नहीं है,
वहां तो मुद्रा राक्षस में तो चाणक्य चंद्रगुप्त को डपटता हुआ कहता है, जब चंद्रगुप्त पूछने लगता है, हालांकि नकली झगड़ा दोनों कर रहे हैं, लेकिन चंद्रगुप्त पूछता है कि हे अमात्य, आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो चाणक्य कहता है कि नहीं बताना। चंद्रगुप्त कहता है कि क्यों नहीं बताना? कहता है कि देखो, वृषल है शूद्र, दो प्रकार के राजा होते हैं, एक सचिवायत्त सिद्धि होता है, एक स्वायत्त सिद्धि होता है। तो तुम सचिवायत्त सिद्धि हो, सचिव के अधीन तुम्हारी सारी सिद्धि है, तुमको सचिव से पूछने का कोई अधिकार ही नहीं कि क्यों आपने कर दिया। इस तरह से डपट देता है। चंद्रगुप्त कुछ नहीं बोल पाता है, हालांकि ये तो नकली झगड़ा हो रहा है राक्षस को भुलावा देने के लिए, लेकिन वहां चाणक्य ने बता दिया चंद्रगुप्त की औकात उसके सामने नहीं है। लेकिन यहाँ तो अग्निमित्र जो है, उसी उसी की औकात है, उसके जो मंत्री हैं उनकी औकात इतनी है कि जो आज्ञा महाराज की ऐसा ही वे कहते हैं। तो यद आज्ञापयति देवः, ऐसा वहां तक जो मंत्री है वह कह देता है। अब अग्निमित्र को लगता है कि नहीं, मंत्री है वो समझदार है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हुक्म ही केवल दे दिया। तब पूछता, अथवा किम भवान मन्यते, और आप क्या समझते हैं वो भी बता दीजिए। अमात्य को कोई असहमति है नहीं। अमात्य कहता है कि जैसा शास्त्र बताता है वैसा ही आपने सोचा है। शास्त्र दृष्ट माह देव, अचिराधिष्ठित राज्य शत्रु प्रकृति स्वरूढ़ मूलत्वात् नव संरोपण शिथिल स्तरुरिव सुकर समुद्धर तुम। यह शास्त्र वचन कालिदास ने बहुत सुंदर शब्दावली में, यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित प्रतीत होता है, लेकिन सुंदर कविता है। अभी अभी जो राजा बना है, अचिराधिष्ठित राज्य है, ऐसा जो शत्रु है जिसने अभी अभी राज्य संभाला है, प्रकृतिषु अरूढ़ मूलत्वात्, प्रजा में उसकी जड़ जमी नहीं है, प्रजा ने उसको पूरी तरह से राजा स्वीकारा नहीं है। तो ये जो यज्ञसेन है, ये अभी अभी राजा बना है, प्रजा में इसकी पेठ हुई नहीं है। तो नव संरोपण शिथिल तरुरीव सुकर समुद्धर तुम, अभी अभी जो पौधा रोपा गया है वह आसानी से उखाड़ा जा सकता है, ऐसी उपमा दी गई है। तो उसको हम उखाड़ फेंक सकते हैं, आपने ठीक कहा। राजा कहते हैं कि तंत्रकार या शास्त्रकार का वचन सही है, इसी वचन को स्वीकार करके इदमेव वचनम निमित्त उपादाय समुद्योज्यताम सेनाधिपति ही, सेनाधिपति को लगा दो। वह वीरसेन जो हमारा साला है, जो कि धारणी का छोटा भाई है, हीन कुल में जन्मा, उसको लेकर के जाए और चढ़ाई कर दे विदर्भ पर। तत्काल हुक्म दे दिया, आज्ञा दे दी अग्निमित्र ने। यह पूरा राजनीतिक प्रकरण है जो मालिकाग्निमित्रम के पहले अंक में घटित होता है। इसके बाद किंचित प्रसंगांतर होता है कि पीठ मर्दिका पंडित कौशिकी के साथ देवी धारणी उपस्थित होती हैं। पीठ मर्दिका कहा गया है यहाँ, परिव्राजिका जो एक पात्र है जिसके संबंध में कल के वक्तव्य में मैंने चर्चा की थी, तो वह धारणी के साथ चली आ रही है। रानी धारणी आ गई हैं। विदूषक बताता है कि देखिए आपकी रानी और पंडिता कौशिकी आ गई हैं, परिव्राजिका आ गई हैं। राजा कहते हैं, मंगलालंकृता भारती कौशिक्या यतिवेशया त्रयी विग्रहवत्येव समम अध्यात्म विद्यया। यह श्लोक मैंने इसलिए पढ़ा कि अग्निमित्र क्या है यह समझा जा सके। अग्निमित्र बहुत विदग्ध पंडित, जानकार, राजनीति का पंडित भी है, तेजस्वी भी है, और मालविका से प्रेम व्यापार उसका चल रहा है, वो एक प्रसंग चल रहा है, वो ठीक है। लेकिन यह जो उसने कह दिया है, कालिदास ने उसके मुंह से जो कहलवा लिया है कि मंगल आभूषणों से अलंकृत यतिवेश धारिणी कौशिकी के साथ मेरी पत्नी, धर्म पत्नी धारिणी देवी चली आ रही है, ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात त्रयी विग्रह धारण किए हुए अध्यात्म विद्या के साथ चली आई। एक क्या सुंदर उपमा अग्निमित्र ने दी है, और क्या सोच अग्निमित्र का है अपनी पत्नी के संबंध में। और कौशिकी जो पंडिता परिव्राजिका यतिवेश धारिणी कौशिकी है, उसके संबंध में, जैसे अध्यात्म विद्या को लेकर के तीनों वेद एक मूर्तिमान हो गए हों, ऐसा त्रयी विद्या जैसे मूर्तिमती होकर के आ गई हो, ऐसा कहता है। धारिणी के प्रति इतना सम्मान उसके मन में है, सचमुच में है।
क्योंकि देवी तो धारिणी ही है, इरावती तो शिल्पकारी का कुछ रखेल जैसी ही है। हालांकि प्रेम खूब बताते हैं अग्निमित्र उसके ऊपर। तो इसके साथ परिव्राजिका और धारिणी दोनों आ जाती हैं। परिव्राजिका आशीर्वाद देती हैं अग्निमित्र को, विजयताम देवा, महाराज की विजय हो ऐसा कहती हैं। राजा अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं परिव्राजिका को, क्योंकि सन्यासिनी है, पूज्य है। परिव्राजिका आशीर्वाद देती हैं। यह जो शब्द हैं परिव्राजिका के, ये भी ध्यान में देने योग्य हैं, क्योंकि मालविकाग्निमित्रम एक वीर रस का नाटक भी है। इसमें आद्यंत वीर रस की धारा पहले अंक से लगा करके 5वें अंक तक बह रही है। इसलिए एक नाट्य प्रदीपकार का एक मत है कि नाटक में दो अंगी रस रह सकते हैं, श्रृंगार और वीर दोनों एक साथ बराबर रह सकते हैं। और इस मालविकाग्निमित्रम में श्रृंगार रस तो है, लेकिन उसके साथ बराबरी से वीर रस चल रहा है। अब आप ये जो परिव्राजिका का वचन है, इसको देखिए। महासारभ प्रसवयो सदृश क्षमयोर द्वयो धारिणी भूत धारिण्योर भव भरता शरद छतम। महासार को जन्म देने वाली, सदृशक सदृश क्षमा वाली धारिणी और भूत धारिणी दोनों के स्वामी आप 100 वर्षों तक बने रहें। धारिणी से आशय रानी से है, और भूत धारिणी धरती से है। तो धारिणी जो रानी है और भूत धारिणी जो धरती है, दोनों के स्वामी आप बने रहें। दोनों जो महासार प्रसव करने वाली हैं। यह धरती भी आपके लिए बहुत सारवान प्रसव करती है। इसकी वनस्पतियां, इसके फसलें इसी तरह से लहलहाती रहें, 100 वर्षों तक इसके स्वामी आप बने रहें। और यह जो धारिणी आपकी पत्नी है, इसने भी जो वीर संतान को जन्म दिया है, दोनों आपके लिए बनी रहें इसी प्रकार से। आप इन दोनों के भर्ता बने रहें, दोनों का पालन आप करते रहें, ऐसा कहती है। यह अग्निमित्र की तेजस्विता बताने के लिए है। यह पहले अंक में ये जो जो कुछ आशीर्वाद दिया परिव्राजिका ने, उससे अग्निमित्र की एक छवि कालिदास बनाते हैं। दूसरे अंक में हम आते हैं। दूसरे अंक के आरंभ में कुबड़ा जो सारसिक है और जो मधुकरिका है, उनका वार्तालाप है। और इसमें कुबड़े सारसिक के साथ में यह दासी का वार्तालाप है। और मधुकरिका उसका नाम है। पूछती है मधुकरिका के कहाँ जा रहे हो। जो सारसिक है वह कहता है कि विद्वान ब्राह्मणों के लिए नित्य दक्षिणा देती हैं बड़ी रानी देवी धारिणी, और पुरोहित जी को मैं देने जा रहा था, पुरोहित जी उसको बांटेंगे। मधुकरिका पूछती है कि ऐसा क्यों, किस लिए दक्षिणा दान दिया जा रहा है। सारसिक बताता है कि सेनापति पुष्यमित्र के अश्वमेध की रक्षा के लिए राजकुमार वसुमित्र को नियुक्त किया गया है, और उनसे उनके दीर्घ जीवन के लिए महारानी सोनिष्क के बराबर सोना प्रतिदिन दक्षिणा देने योग्य ब्राह्मणों में बंटवा रही हैं। यह सारी आर्थिक स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, इतिहास के संदर्भ यहाँ पर मालिकाग्निमित्रम से खुलते हैं कि पुष्यमित्र ने अग्निमित्र के बेटे को बुलवा लिया है। अब 3 पीढ़ियां इसमें आ जाती हैं, जैसा मैंने कल भी कहा कि पुष्यमित्र है, उनका बेटा अग्निमित्र है, जिसको कि बृहद्रथ ने ही भेज दिया था। कुछ सुलह समझौता हो जाए पुष्यमित्र के साथ, पुष्यमित्र विद्रोह न करे, इसके लिए उनके बेटे को उसने शासक बना करके, गवर्नर बना करके विदिशा भेजा। इतिहासकार बताते हैं कि यह घटना तो बृहद्रथ के शासनकाल में ही बृहद्रथ ने ही ऐसी व्यवस्था करवा दी थी, यह घटना हो चुकी थी। इस बीच अग्निमित्र के विदिशा आ जाने के बाद फिर पुष्यमित्र ने विद्रोह किया और तलवार निकाल करके देखते देखते अन्य लोगों के काट डाला बृहद्रथ को। कुछ ऐसा हुआ कि पुष्यमित्र को लगा कि अब नहीं चल पाएगा इतने कमजोर शासक के अधीन रहना, तो उन्होंने यह निर्णय लिया। यह घटना घट चुकी। शायद कदाचित अग्निमित्र इससे थोड़े से चकित हैं। इस प्रसंग को हम बाद में लेंगे। लेकिन इस बीच पुष्यमित्र ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने आरंभ कर दिया। उन्होंने संदेश भेज दिया अग्निमित्र को कि बेटे को भेज दो, हम उसको भेजेंगे अश्वमेध के यज्ञ की रक्षा के लिए सेना के साथ में।
अब जब से वसुमित्र चले गए तब से रानी रोज दान करा रही हैं, मेरे बेटे की विजय हो इस कामना से ब्राह्मणों में यह सूचना इस वार्तालाप से हमको प्राप्त होती है। तो पृष्ठभूमि में तो सारी जो राजनीति हो रही है उसका कालिदास चित्र खड़ा करते हुए चले जा रहे हैं, और सोनिष्क के बराबर सोना प्रतिदिन दिया जा रहा है। निष्क उस काल की प्रचलित मुद्रा है, कालिदास को इन सब का पता है। तो यह कालिदास का समय भी इससे निर्धारित करने में हमको सहायता मिलती है। और मधुकरिका पूछती है कि महारानी देवी इस समय क्या कर रही हैं, कहाँ पर हैं। सारसिक जो कुबड़ा है, जो कि दान की थालियां लेकर के चला है साथ में, वह बताता है कि मंगल मंगल ग्रह में आसन पर बैठी हैं, अपने भाई वीरसेन के द्वारा भेजा गया पत्र लिपिकारों के द्वारा पढ़वा करके सुन रही हैं। इसके इसका आशय यह निकलता है कि धारिणी सब पता करती चली जाती है कि क्या हो रहा है। मेरा बेटा चला गया अश्वमेध की सेना के साथ में, उसकी विजय के लिए दान तो दे ही रही हैं, लेकिन इधर अग्निमित्र ने तो आदेश दे दिया तत्काल कि वीरसेन जो मेरा साला है उसको भेजो सेनापति के साथ तो चढ़ाई करो। अब ये धारिणी को चिंता हुई कि मेरा भाई लड़ने के लिए चला गया, तो वे खबर खोज करती रहती हैं कि मेरा भाई जो है कहाँ है। तो वीरसेन जो उनका भाई है वह भी समाचार उन तक भेजता रहता है। तो एक पत्र की चर्चा पहले अंक में हम देखते हैं कि जो विदर्भ का शासक है यज्ञसेन, उसने जो उत्तर भेजा है अग्निमित्र के पत्र का, उसकी चर्चा आई है पहले अंक में। इसमें राजनीतिक पत्र पहले अंक में, दूसरे अंक में हम देखते हैं कि मालविकाग्निमित्रम में उल्लिखित हैं, चर्चित हो रहे हैं। एक तो कालिदास ने तीनों ही नाटकों में पत्र लिखवा दिए हैं, पत्र भिजवा दिए हैं। एक उर्वशियम में भी पत्र लिखती है, भोजपत्र पर उर्वशी जल्दी से कुछ लिख करके और भोजपत्र भेज देती है, पटक देती है अग्निमित्र के आगे। इधर शकुंतला कमल पत्र पर पत्र लिखती है शाकुंतल में, और यहाँ तो दो पत्र हैं। ये दोनों प्रेम पत्र नहीं है, वहां तो प्रेम पत्र हैं, मालिकाग्निमित्रम में प्रेम पत्र नहीं है। दोनों पॉलिटिकल मैसेजेस हैं दोनों में। और पहले में तो थोड़ा सा अप्रीतिकर जवाब दिया विदर्भ के राजा ने, अग्निमित्र ने जो संदेश भेजा था उसका। उससे अग्निमित्र ने तमक कर तुरंत निर्णय ले लिया कि चढ़ाई कर दो। वीरसेन जो उनका साला है वो चला गया, धारिणी का भाई। अब ये खोज खबर करवाती रहती हैं धारिणी रानी अपने भाई की। तो भाई ने चिट्ठी भेजी है, उसको वे पढ़वा रही हैं, लिपिकारों के द्वारा पढ़वा रही हैं, जो लेखक नौकरी पर रखे जाते थे। ये सारी स्थितियां कालिदास से पता चलती हैं शुंग काल की, कि चिट्ठी लिखने वाले, चिट्ठी पढ़कर सुनाने वाले वहाँ पर पेशेवर लोग हैं, तो उनसे वे पढ़वा करके सुन रही हैं। अब मधुकरिका को भी थोड़ी जिज्ञासा होती है कि ये जो युद्ध चल रहा है उधर उसका क्या हुआ। पूछती है कि विदर्भ राज का क्या हुआ जिस पर चढ़ाई कर दी है हमारे सैनिकों ने। सारसिक बताता है, ये भी सब खोज खबर लेते रहते हैं, वहाँ पर ये सुन ही रहा था कि क्या संदेश आया है रानी के भाई का। तो बताता है कि वीरसेन आदि जिन्हें हमारे महाराज ने उसके दमन के लिए भेजा था, उन्होंने विदर्भ के राजा को पकड़ करके बंदी बना लिया। अब पहले अंक दूसरे अंक के बीच में कुछ ही दिनों में ये सारी घटना हो गई। कितनी तेजी से अग्निमित्र ने जो अभियान पर सेना भेजी है उसने काम कर दिया है, इससे कुशलता का पता चलता है। उसके जो अनुयायी हैं, उसके अमात्य, उसके सेनापति, उसका जो स्वयं साला है जिस पर उसको विश्वास है, वह कितनी तेजी से अ, तुरंत अभियान पर निकल गई और उन्होंने विदर्भ के राजा को पकड़ करके बंदी बना भी लिया है। और ये बताता है कि उसके दायाद, उसका जो चचेरा भाई है, पितरव्य पुत्र उसका है, माधवसेन, उसको मुक्त करा लिया। यही तो अग्निमित्र चाहता था। और माधवसेन अब प्रतिष्ठित हो गया, केस से छूट गया, तो उसने बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, वाहन और शिल्पकारिकाएं अनेक दामों के साथ में उपहार महाराज के लिए भेजा है। इतनी जल्दी यह सब हो गया कि माधवसेन को विदर्भ पहुंच करके अग्निमित्र की सेना ने छुड़वा लिया। यज्ञसेन जो चचेरा भाई था उसको उल्टे कैद कर लिया, जिसने कि अप्रीतिकर संदेश भेजा था। ये सारा घटना चक्र घूम रहा है। और माधवसेन जो कि विवाह करना चाहता था अपनी बहन मालविका का, अग्निमित्र ने, अग्निमित्र के साथ में, वह
विवाह के लिए उपस्थित नहीं हो सका स्वयं, तो अब चूंकि उसके हाथ में फिर से संपत्ति है, तो बहुमूल्य रत्न, वाहन और शिल्पकारिकाएं, दासियां उसने भेजे हैं। इतनी सारी घटना घट चुकी, ये हम देखते हैं। तो पहले अंक में जो इतिहास बताया गया था, इतनी जल्दी दूसरे अंक में कुछ ही दिनों में उस पर कार्यवाही हो चुकी है। अब घटनाएं फिर इस बीच और भी घूमती हैं, और पांचवें अंक में जब हम आते हैं तो कुछ दिन और बीत चुके हैं, और इस बीच अग्निमित्र और मालविका का प्रेम वल्लरी उनकी प्ररोहित होती है। दोनों मिलते हैं, छिप कर के मिलते हैं। धारणी कुछ चिढ़ करके मालविका को कारागार में डाल देती है। उनको तो पता नहीं है कि यह तो माधव सेन की बहन है। अंत में, अंतिम अंक में हम पहुंचते हैं। यहाँ पर राजा के प्रवेश के पहले वैतालिक प्रशस्ति वाचन करते हैं। पहला वैतालिक जो प्रशस्ति करता है, यह वीर रस है, और इससे हमको यह भी समझना चाहिए कि कालिदास निरंतर वीर रस की एक धारा श्रृंगार रस के साथ यहाँ प्रवाहित रखते हैं, और वह वीर रस की धारा निरंतर बह रही है। जिस प्रकार से चारण भाट राजा की स्तुति करते थे, उसमें उसका जोश बढ़ाने के लिए, उसका छात्र तेज को दीप्त करने के लिए, इसीलिए इन लोगों को रखा ही जाता था। तो वैतालिक इनका कार्य यह है कि राजा का मोरल बूस्ट करें, उनको उत्साहित करते रहें। पहला वैतालिक कहता है, दिष्ट्या दंडैरेव रिपुशरः, अपने दंड से शत्रुओं के मस्तक को कुचलने वाले महाराज जो हैं, उनकी विजय हो। परभृत कलव्याहारेषु तुमात्तरतिर्मधुम नयसि विदिशा तीरोद्यानेश्वनंग इवांगवान। कोकिल की कूजन को आप सुनते हैं, और विदिशा के उद्यानों में मधु का विस्तार आप करते हैं, अंगवान अनंग की तरह आप। लेकिन विजय करिणाम आलानत्वम गतई प्रबालस्य ते वरद वरदा रोधो वृक्षई सहावनतो रिपु। विजय प्राप्त करने वालों में आपके जो हाथी हैं, ऐसे उनके द्वारा वरदा नदी के रोधो वृक्षों के साथ शत्रु को भी झुका दिया गया। आपके हाथियों ने जिस तरह से वरदा नदी के किनारे उगे हुए वृक्षों को नीचे गिराया, उसी तरह से शत्रु को भी नीचे गिरा दिया। ऐसा श्लोक यह कर पढ़ता है। और दूसरा पैतालिक फिर श्लोक पाठ करता है, विरचित पदम वीर प्रीत्या सुरोपम सूरिभिश्चरितमुभयोर मध्ये कृत्य स्थितम कृथ कैशिकान तव रथवतो दंडानीकैर्विदर्भपते श्रियम परिघ गुरुभिर विष्णु प्रसह्य च रुक्मिणी। हे देवोपम महाराज, आपकी दमनकारी सेना ने विदर्भपति की लक्ष्मी का हरण किया, जैसे परिघ सी गुरु भुजाओं से कृष्ण ने रुक्मिणी का, यह उपमा दी है, रुक्मिणी का हरण कृष्ण ने किया था। आपने उसी तरह से विदर्भपति की लक्ष्मी का हरण कर लिया है। पंडित जन दोनों की ही कीर्ति का गान उसी तरह करते हैं, और गूंज रहा है आपकी विजय का गान विदर्भ से यहाँ तक, ऐसा कहता है। राजा सुनता है, प्रसन्न होता है। राजा कहता है, कांताम विचिन्त्य सुलभे तरसम प्रयोगाम श्रुत्वा विदर्भपति मान अमितम बलैश्च भाराभिरातप इवाभिहतम सरोजम दुखायते मम मनः सुखमश्नुते च। दोनों ही धाराएं अग्निमित्र के चित्त के चेतना नदी में दोनों ही धाराएं बह रही हैं। प्रिया से मिलना कठिन लग रहा है। रानी ने उसको जो कैद कर लिया था, छुड़ा करके कहाँ से लेके आएंगी कुछ पता नहीं चल रहा है। सुलभेतर संप्रयोग हो गई है प्रिया। एक तरफ तो यह है स्थिति, दूसरी तरफ विदर्भपति को हमने कुचल दिया, विदर्भ के राजा को झुका दिया है हमारी सेनाओं ने। एक तरफ वह सूचना है प्रिया के संबंध में, दूसरी तरफ यह सूचना है। तो मेरा मन ऐसा है कि उस कमल के समान है
जो एक तरफ से तो धूप में मुरझा रहा है, धारा भी आतप इव, पानी की फुहार भी उस पर पड़ रही है। यह सूचना तो मेरे मन के कमल पर ठंडी फुहार की तरह से है, पर एक तरफ उसको कोई आतप या धूप, तेज तीखा घाम भी उसको कष्ट पहुंचा रहा है। एक और धूप में मुरझाते और दूसरी ओर वर्षा की फुहार में सिंचते कमल की तरह मेरा मन है, ऐसा कहता है। उसी समय देवी आ जाती हैं, प्रसन्न हो जाते हैं अग्निमित्र, जैसे राज लक्ष्मी से अनुगत धरती आ गई हो। यहाँ बार बार कालिदास उपमा देते हैं। जो देवी है वह धरती के समान है, उसके भी स्वामी है राजा, और जो धरती है उसके वे स्वामी हैं। यह तो जैसे राज लक्ष्मी से अनुगत धरती उपस्थित हो गई, इस तरह से धारिणी मेरे स्वागत में उपस्थित हो गई, ऐसा प्रसन्न होकर के कहते हैं। तो यह कंचुकी आगे बताता है कि विदर्भ देश से जो उपहार आए थे उसमें 2 शिल्पकारिकाएं थीं। वो मार्ग में चलने की जो थकान है उससे थकी हुई थी, अभी तक वो आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाई। अब वे आपकी सेवा में उपस्थित की जा रही हैं, आप आज्ञा दें तो उनको लाया जाए। राजा कहते हैं कि प्रवेश कराओ। कंचुकी जाकर के दोनों शिल्पकारिकाओं को प्रवेश करा करके लाता है, और 2 शिल्पकारिकाएं प्रवेश करती हैं यहाँ पर। अब आगे जो घटना चक्र यहाँ घटित होता है उसमें दोनों शिल्पकारिकाएं आती हैं। बहुत ही सांकेतिक बहुत ही साभिप्राय रंग संकेत कालिदास ने दिया है। मालविका परिव्राजिका च चेट्यो विलोक्य परस्परम अवलोकयतः। कालिदास तो इशारों के कवि हैं, बहुत बारीक इशारे करते हैं, और इसमें जो राजनीति है और इसमें जो संकेत है उसको विदग्ध जो दर्शक प्रेक्षक प्रेक्षक है वो तो नाटक जब देखेगा तब वह देखेगा कि जो मालविका परिव्राजिका है वो दोनों शिल्पकारिकाओं को देख करके एक एक दूसरे की तरफ देखती रह जाती हैं। ये ध्यान देना होगा उसको। कालिदास क्या कह रहे हैं? मतलब मालविका और परिव्राजिका ने जान लिया कि ये विदर्भ की जो शिल्पकारिकाएं हैं इनके साथ तो हम रह चुके हैं, ये तो परिचित हैं, लेकिन इस समय कुछ भी नहीं कह सकती हैं। इससे यह भी कालिदास बता देते हैं कि मालविका और परिव्राजिका इतने समय से एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि यह तो चली थी साथ में। जैसा कल मैंने पूरा घटना चक्र जो पृष्ठभूमि में मालविका अग्निमित्रम के है उसको बताया था कि यह सुमति की बहन है, ये जो परिव्राजिका कौशिकी है, और सुमति मंत्री उनकी बहन, ये साथ चले। माधव सेन जो हैं साले होने वाले हैं अग्निमित्र के, वो भी चले थे, लेकिन उनको तो धर पकड़ लिया सीमा रक्षक ने। ये लोग किसी तरह भाग के चले, वहां भी फिर वो दुर्घटनाएं घट गई इनके साथ में। तो ये परिव्राजिका और मालविका तो साथ साथ चली ही थी, ये तो एक दूसरे को खूब अच्छी तरह जानती हैं और महीनों से वहां रह रही हैं अंतःपुर में, लेकिन कभी शब्द नहीं कहा परिव्राजिका ने मालविका से, मालविका ने परिव्राजिका से। मालविका कितनी समझदार है। प्रसाद यदि ये नाटक लिखते तो बीच-बीच में छोटे-छोटे दृश्यों के टुकड़े डलवा देते, जिसमें परिव्राजिका मालविका से संवाद कर रही है कि बेटी संभल करके रहना, कुछ मत कहना। कालिदास को ऐसे सब दृश्य जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद पूरी तरह से महान नाटककार उतने नहीं बन सके, क्योंकि नाटक में इशारों से जिस तरह से कहा जाता है, वो बहुत सारा विस्तार में कहने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो संकेतों में कह दिया जाएगा, जो आँखों के इशारे हैं कि मालविका परिव्राजिका जानती हैं, तो इनके पात्रों का अभिनय जो कर रहे हैं, वे ध्यान रखेंगे कि वे एक-दूसरे को जानते हैं, ये दर्शकों को जता सकते हैं वे। लेकिन बाकी पात्रों को किसी को शक ना हो कि वे एक-दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ बहुत साभिप्राय एक-दूसरे को देखती हैं मालविका और परिव्राजिका। इससे कालिदास बता देते हैं कि क्या मालविका और परिव्राजिका किस तरह से एक-दूसरे के प्रति इशारे से एक-दूसरे से अभिप्राय जता सकती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती हैं। कोई भी यदि
भावुक होती लड़की तो उसके मुंह से कुछ निकल जाता, जैसा भास कराते हैं वासुदेवता के मुख से कई बार निकल जाता है कुछ, तो भी वह ध्यान नहीं रख पाती, भावुक है। मालविका बहुत ही कितना दुख झेल चुकी है, इसलिए जानती है कि यहाँ कुछ नहीं। और राजनीति कुछ ऐसी है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमको करना चाहिए। मेरे भाई को कैद कर लिया गया था, वो छूट जाए किसी तरह। अग्निमित्र पर उसको बहुत आशा है कि मेरे भाई को ही छुड़ा लेंगे, भले ही मेरा विवाह हो जाए अग्निमित्र से। अच्छे हैं अग्निमित्र। यह सब है मालविका। तो यह सब जो चल रहा है, और परिव्राजिका कौशिकी ने तो कितना दुख झेला है, आगे वो बताती है। तो ये दोनों स्त्रियां कितना दुख दबाए हुए हैं अपने भीतर, और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हुए भी एक दूसरे के साथ चली थी वहां से। यहाँ एकदम मौन रहती हैं सबके सामने, कुछ नहीं कहती कि हम जानते हैं एक दूसरे को। बहुत कसावट का नाटक यह है। इसमें अभिनेताओं को समझना होगा कि क्या है मालिकाग्निमित्रम और कैसे उनको अभिनय करना है। तो शिल्पकारिकाएं महाराज की जय हो ऐसा कहकर के यशोगान करती हैं राजा का, और राजा उनको बिठाते हैं, क्योंकि दासियां नहीं हैं, केवल शिल्पकारिकाएं हैं, कलाविद हैं। राजा की आज्ञा से दोनों बैठ जाती हैं, और राजा पूछते हैं कि आप कौन सी कलाएं जानती हैं, क्योंकि शिल्पकारिका वही होती है जो संगीत, नृत्य, चित्र, किसी कला में अच्छी तरह से विशारद हो, कलाविद हो, उसको शिल्पकारिका बना लिया जाता है। ऐसी कोई दासी जो कि कलाकार भी अच्छी है, तो उसी में से किसी को फिर राजा रानी की तरह भी रख लेते थे। तो रखेल ही एक तरह से वह होती थी, रक्षिता हुआ करती थी शिल्पकारिका। इस प्रकार से कि कदाचित हंस पदिका है दुष्यंत के यहाँ। पूछते हैं कि आप किस कला की मर्मज्ञ हैं। दोनों शिल्पकारिकाएं कहती हैं कि हम लोग संगीत का अभ्यास हमने किया है, संगीत संगीत के अभ्यंतरे स्व। राजा तो रानी को कहते हैं कि शिल्पकारिका है तो रानी को सौंप देना चाहिए। तो धारिणी जो रानी उनसे कहते हैं कि महारानी जी, देवी, आप इनमें से जिसको पसंद करें ले लीजिए। धारिणी मालिका पर थोड़ी अनुकूल हो गई है, मालिका भी यहाँ चली आई है, उसको लेकर के आई है देवी धारिणी। तो मालिका से कहती हैं कि मालिका देख ले, इन दोनों में से जो तुझे अच्छी लगे उसको चुन ले। अब मालविका जो धारिणी के पीछे कुछ छिपी छिपी सी खड़ी हुई थी, उससे जब धारिणी कहती है कि मालविका देख ले, इन दोनों में से कौन सी तुझे पसंद है, तब दोनों जो शिल्पकारिकाएं उनकी दृष्टि मालविका पर पड़ती है, एकदम से चौंक जाती हैं। कहती हैं, अहो भर्तृहरिका, अरे तो राजकुमारी जी साथ रही थी विदर्भ में, माधव सेन की बहन के साथ ये लोग रह चुकी हैं। इसी माधव सेन को जब कुछ जायदाद जमीन राज्य के लिए झगड़ा हुआ तो यज्ञसेन ने कैद कर लिया, नहीं तो दोनों भाई भाई ही थे। तो ये शिल्पकारिकाएं भी अच्छी तरह जानती हैं राजकुमारी मालविका को, माधव सेन की बहन को। मालविका पहचान भी लेती होंगी, पहचान भी लेती हैं, तो इस समय तो कुछ बोलती ही नहीं है। शिल्पकारिकाएं तो जय हो जय हो, राजकुमारी की ऐसा कहकर के रोने लगती हैं। इति प्रणम्य तया स बाष्पम विसृजतः, प्रणाम करती हैं, जय हो राजकुमारी जी की ऐसा कहकर के, और रोने लगती हैं। मालविका भी रोती है, कहती कुछ नहीं है। सब लोग देखते रह जाते हैं कि क्या हो रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ श्रृंगार रस तो चल रहा था, वीर रस की धारा है, उसके साथ साथ कुछ करुण रस भी यहाँ आ जाता है, क्योंकि बिछड़े हुए लोग मिल रहे हैं, और बहुत दर्दनाक घटनाएं घटी, उसमें बिछड़ गए थे। तो राजा पूछता है कि क्या हो गया, ये आप लोगों ने कैसे पहचान लिया। परिचारिकाएं बताती हैं कि भर्ता ऐशा अस्माकम भर्तिदारिका, महाराज ये तो हमारी राजकुमारी है। राजा पूछते हैं कि कैसे। दोनों बताती हैं कि आपने जो अभी सेना भेजी है, आपकी सेना ने जो विजय प्राप्त की, और विदर्भ के राजा को वश में करके उसको कैद में डाल करके जिस कुमार माधव सेन को कैद से छुड़ाया आपकी सेना ने, उसकी छोटी बहन
मालविकाया है। धारणी कहती है देवी कि अरे यह तो राजकुमारी है। चंदनम खलु मया पादुकोपयोगेन दूषितम, मैंने चंदन को चप्पल पर चुपड़ दिया, ऐसा दुखी होकर कहती हैं। यह राजकुमारी थी, मैंने दासी की तरह इसको रखा है। राजा करुण रस भी इसके साथ आता है। अब ये सारा राजनीतिक वात्या चक्र में वीर रस के साथ करुण रस, भयानक के साथ फिर करुण रस ये आता है, रौद्र के साथ फिर करुण रस आता है। इसलिए मालिकाग्निमित्रम बहुत सारे मिश्रीकृत क्रम रसों का नाटक है, कई रस एक साथ इसमें गुंथते हैं और राजनीतिक वात्या चक्र के कारण ऐसा होता है। राजा पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया है, इनकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई कि दासी की तरह इनको रहना पड़ता। अब आप अग्निमित्र कितना चतुर है, विदग्ध है, यह भी समझ सकते हैं। अग्निमित्र को तो जैसे ही बताया कि माधव सेन की बहन है तो उसको सब याद आ ही गया। इसी को लेकर के तो माधव सेन हमारे पास आ रहा था और इसी से हमने विवाह करना तय कर लिया था। लेकिन यहाँ वह रानी के सामने यह नहीं कहना चाह रहा है कि हम इससे शादी करना चाहते थे। यह पॉलिटिकल मैरिज उसने एक तरह से स्वीकार कर ली थी। जब माधव सेन ने प्रस्ताव किया कि अपनी बहन को लेकर के मैं आ रहा हूँ, तो एक तरह से अग्निमित्र ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, ये हमारे अनुकूल है, हम इसकी बहन से विवाह कर लेंगे। अब वो समझ गया कि ये तो वही लड़की है जिससे हमारा विवाह करने के लिए माधव सेन जो विदर्भ का एक राजकुमार है वह आ रहा था। लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहता है, रानी के सामने बताना नहीं चाहता है कि हम ये एक पॉलिटिकल मैरिज करने ही वाले थे। अग्निमित्र बहुत शक्तिशाली राजा भी है। बाद में वो कह देता कि ठीक है, हमको करना था विवाह, हमने कर लिया। तो इसलिए वहाँ जो मालविका ने कहा कि आपकी जो शक्ति है वह तो मैंने देख ली, आप तो रानियों से घबरा गए, इरावती ने इस बुरी तरह से डपट दिया। तो राजा अग्निमित्र हंसते हुए कहते हैं कि ये उदारता हम लोग दिखाते हैं स्त्रियों के सामने, ये वैम्बिक वंश के राजाओं का यह कुलव्रत है, लेकिन हमारा जो शौर्य है वो तुम आगे देखोगी। ये उसको कहते हैं जैसा मैंने कल कहा। तो ये अग्निमित्र निर्णय तो ले लेता है कि मैं विवाह कर लूंगा। माधव सेन लेकर के चल पड़ा, उसने संदेश दे दिया, संदेश भेज दिया था कि मैं लेकर के आ रहा हूँ। अग्निमित्र ने उसको स्वीकार कर लिया था। तो अब यहाँ कुछ नहीं कहता है, यह उसकी चतुराई भी है। तो ये मालविकाग्निमित्रम किस प्रकार से चातुर्य, वैदग्ध्य और राजनीतिक जो प्रपंच है उनके बीच अग्निमित्र की जो निर्णय क्षमता है और वह एक शक्तिशाली राजा है, इसको बताने के लिए लिखा गया यह नाटक है। प्रेम कथा इसके साथ अवश्य चलती है। कालिदास के इन सारे अभिप्रायों को ठीक से नहीं समझा। जो जिन्होंने नाटिका लिखी, नाटिकाएं जिन लोगों ने लिखी हैं, उन्होंने मालिकाग्निमित्रम की कहानी को केवल एक हल्की सी प्रेम कथा बना करके प्रस्तुत कर दिया। लेकिन यह इतनी बड़ी राजनीतिक कृति भी है, यह पूरी तरह से नहीं समझा गया इस रूप में मालिकाग्निमित्रम को। तब राजा पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, इनको दासी के रूप में रहना पड़ा यहाँ पर। और आप लोग बताइए। दोनों बताती हैं कि माधव सेन जब इनको लेकर के आपके पास आने वाले थे तब उनको धर पकड़ लिया है, उनके ही दायाद, उनके ही चचेरे भाई ने। तब उनके जो मंत्री थे वो चुपचाप इनको लेकर के चल दिए। और आप देखिए, सुमति इनका मंत्री था, माधव सेन का सहायक था उनका। उसने देखा कि माधव सेन जो हमारा स्वामी है वह अपनी बहन को लेकर के जा रहा था, उसको एकदम से धर पकड़ लिया है। तो चुपचाप फिर वह उसने ये योजना बनाई कि मैं पहुंचा दूंगा मालविका को, इनकी बहन को, और चुपचाप लेकर के चल दिया। इतना उसने खतरा मोल लिया। तो ये लोग बताती हैं कि उनके अमात्य सुमति चुपचाप वहां से, हम लोगों को भी छोड़ दिया उन्होंने, हम लोगों को नहीं बताया कि हम जा रहे हैं, अपनी बहन को लेकर के चुपचाप वो रवाना हो गए वहां। और एक किसी यात्री दल के साथ ये लोग चल दिए, कोई पहचानेगा नहीं, हम लोग चुपचाप इधर पहुंच जाएंगे। अग्निमित्र कहता है कि यह तो हमें पता था। अब आप देखिए, अग्निमित्र को ये सब घटना चक्र मालूम है कि मालविका चल पड़ी है किसी के साथ, और केवल माधव सेन को इसने धर पकड़ा है, यज्ञ सेन ने, ये अग्निमित्र को सब पता है। तो कहता है कि इतना हमको मालूम है कि माधव सेन की बहन उसको नहीं मिल पाई
यज्ञसेन को, जिसने पकड़ा माधव सेन को, और वह कहीं लुप्त हो गई है, वह चुपचाप उसको लेकर के मंत्री आ रहा था। यह तो हमें पता है, अब आगे का बताओ। शिल्पकारिका कहती है हमें कुछ पता नहीं, हमें तो इतना ही पता है कि जो मंत्री थे हमारे स्वामी माधव सेन के, वो चुपचाप चोरी छिपे उनकी बहन को लेकर के विदर्भ ले जाने के लिए रवाना हो गए, अपनी बहन को लेकर के। अब आगे का हमें कुछ पता नहीं है। तब परिव्राजिका कहती है कि उसके आगे का हाल मैं अभागी जानती हूँ। एकदम से यहाँ बोल पड़ती है, मैं अभागी बताऊंगी। परिव्राजिका कितनी संयत है। अब उनको लगता है कि अब मुझे प्रकट होना चाहिए, अब मुझे बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तब वे कहती हैं कि उसके आगे का हाल मैं अभागी बताऊंगी। अब इन दोनों का, शिल्पकारिकाओं का ध्यान परिव्राजिका पर जाता है। अभी तक उन्होंने इसको भी नहीं देखा था। यह धारणी के पीछे परिव्राजिका, पंडिता कौशिकी खड़ी थी, उनके पीछे मालविका खड़ी थी। जब धारणी ने मालविका से कहा कि पहचान ले इनमें से कौन सी तुझे पसंद है शिल्पकारिकाओं में से, तब तो उन्होंने मालविका को देखा और पहचाना। और अब भी उन्होंने उस सन्यासिनी को नहीं देखा है। जब उन्होंने कहा सन्यासिनी परिव्राजिका कौशिकी ने कि मैं अभागी उसके आगे का हाल बता सकती हूँ, तब दोनों शिल्पकारिकाएं एकदम से चिल्ला पड़ी कि ये तो आर्या कौशिकी है। पहले तो आवाज से उन्होंने कहा कि ये तो आर्या कौशिकी के जैसा स्वर है, आवाज से पहचाना है कि यह तो मंत्री सुमति की जो बहन आर्या कौशिकी थी, जो विधवा थी, उनके जैसी आवाज लग रही है। फिर कहती कि अरे नहीं, वही है। जब देखती हैं गौर से, सन्यासी सन्यासिनी के वेश में है, कषाय पहन रखा है, लेकिन वही है। तब नमन करती हैं। परिव्राजिका कहती हैं कि तुम लोगों का कल्याण हो। राजा दोनों को, सबको देखते हैं कि ये तो कुछ गूढ़ लोग प्रकट हो गए हैं, जिनका कि अभिज्ञान हमको नहीं था। तो राजा पूछते हैं कि आप क्या इनको भी पहचानती हैं? सन्यासिनी जो है हमारे यहाँ रह रही हैं। और उनसे पूछते हैं कि आप इन दोनों को पहचानती हैं? परिव्राजिका कहती हैं कि हाँ, मैं इनको पहचानती हूँ। तब विदूषक कहता है कि अब आप सारी कहानी बता दीजिए। परिव्राजिका सारी कहानी बताती है कि मैं माधव सेन के मंत्री सुमति की छोटी बहन हूँ। और जब मालविका के भाई को, माधव सेन को बंदी बना लिया गया, तो मेरे बड़े भाई सुमति मेरे साथ इस मालविका को लेकर के, यह सोच करके कि माधव सेन यही चाहते थे कि इसका विवाह किसी तरह अग्निमित्र से कर दिया जाए, तो विदिशा जाने वाले यात्री दल के साथ वो चल पड़े। कोई यात्री दल जा रहा था, व्यापारी सार्थवाह जा रहा था। सार्थवाह में लोग शामिल हो जाते हैं, तो गूढ़ वेश में ये लोग चल दिए कि कुछ नहीं होगा, हम लोग इस कारवां के साथ, इस सार्थवाह के साथ पहुंच जाएंगे। विदिशा ये जा ही रहे हैं, विदिशा ही हमको जाना है, विदिशा में अग्निमित्र हैं। लेकिन जो कारवां या सार्थवाह, सार्थ जो चलते थे, उन पर लुटेरों की दृष्टि रहती थी। तो लुटेरे आ गए। यहाँ पर भी बड़ा रौद्र रस है, कुछ भयानक रस है। परिव्राजिका कहती है, तूणीर पट्ट परिणत भुजांतराला मापाश निलंबित शिखिबर कलापधारी कोदंड पाणि विनदत प्रतिरोधकानाम आपात दुष्प्रसा माविरभूदनीकम। यह बड़ा ओजस्वी वर्णन है, भयानक रस से भरा हुआ। और मालिका भी इसको सुनते सुनते वापस डर जाती है, उसको सारी स्मृतियां आ जाती हैं। तूणीर बांधे हुए और शिखीभर के कलाप धारण किए हुए, मयूर पंख के कलाप धारण किए हुए, कोदंड धनुष उठाए हुए, टंकार करते हुए धनुष से, ऐसे दस्युओं का दल एकदम से अचानक आ गया हमारे सामने। उसने हमको रोक लिया, डाकुओं की सेना ने हमको रोक लिया। और यह जो शबर हैं, जंगल के आदिवासी जो लुटेरे बन जाते हैं, उन्होंने हमको घेर लिया। परिव्राजिका फिर आगे बताती हैं कि यात्री दल में जो भी साथ चलता है, उसमें कुछ हथियार लेकर के साथ चलते ही हैं। उन लोगों ने भी हथियार उठा लिए, पर लुटेरों के आगे उनको मुंह की खानी पड़ी। लड़ाकू सैनिक नहीं थे, कुछ हथियार लिए हुए थे ये लोग, पर लड़ नहीं पाए। राजा दुख प्रकट करते हैं कि यह तो बहुत बुरा हुआ। परिव्राजिका बताती हैं कि मेरा जो सहोदर भाई था, उसने स्वामी भक्ति निभाई। दस्युओं से, उन लुटेरों से लड़ते लड़ते उसने अपनी जान गंवा दी। मालिका की रक्षा अंत तक प्राणपण से करता रहा।
और जब मेरे भाई को मैंने देखा कि उसको इस तरह से घायल कर दिया है कि वो उसने प्राण छोड़ दिए हैं, तो मैं तो मूर्छित हो गई। और मालविका कहाँ गई, मुझे कुछ पता नहीं। मेरी मूर्छा जब टूटी तो वहाँ न मालविका थी, न कुछ था, मेरे भाई का शव था। मैंने किसी तरह धैर्य धारण करके अपने भाई के शव का दाह किया, दाह संस्कार किया, और अब सन्यासी नहीं होकर के यहाँ फिर किसी तरह विदिशा आ पहुंची। है दुख भरी कहानी परिव्राजिका बताती हैं। तो कुल मिलाकर के मालविकाग्निमित्र की कथा के पीछे ये सारी कथा है। और इसको सुनकर के जो शिल्पकारिकाएं हैं वो दुखी होती हैं। परिव्राजिका पंडिता कौशिकी अपने भाई दिवंगत भाई की याद करते हुए रो पड़ती हैं। दोनों शिल्पकारिकाएं रोने लगती हैं कि हमारे सुमति कितने अच्छे व्यक्ति थे, वो मारे गए, और हमारी राजकुमारी की ऐसी स्थिति हुई। अब बाकी घटना समझ में आ ही सकती है कि यह लुटेरों ने इसको पकड़ लिया था, लेकिन उन लुटेरों को भी वीरसेन जो भाई था धारिणी का, उसने अपने काबू में कर लिया और इसको छुड़ा लिया। और उसको तो पता नहीं था कि ये कौन है, लुटेरों के पास कोई लड़की है। उसने उसको छुड़ा करके अपनी ही बहन को भेज दिया कि इसको दासी के रूप में स्वीकार कर लेना। यह सब घटना चक्र घूमता है। इस प्रकार से परिव्राजिका पूरी कथा यह बताती है। और परिव्राजिका बता देती कि मैं समझ गई कि वीरसेन जो महारानी के भाई हैं उन्होंने इसको छुड़ा लिया। जब मैंने देखा कि वीरसेन के लोग इसको लेकर के आए हैं, तो मैं समझ गई कि राजकुमारी तो यहाँ आ गई। मैंने कहीं व्यक्त नहीं करने दिया, होने दिया। तो राजा पूछते हैं कि आपने उसी समय क्यों नहीं बता दिया कि ये तो मालविका है, जिससे कि माधव सेन हमारा विवाह तय कर चुका था। परिव्राजिका उसके पीछे एक अभिप्राय बताती है, या अभिप्राय लोगों को विश्वास कराने के लिए कहानी में बताए जाते हैं। और ये परिव्राजिका की चतुराई है कि उसने नहीं बताया, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं क्या हो जाएगा। माधव सेन छूट जाएं, अग्निमित्र का भी विश्वास हो जाए कि वो माधव सेन का पूरा साथ देंगे, और यज्ञसेन को पूरी काबू में कर लिया जाए, तब तक खतरा उठाना नहीं चाहती परिव्राजिका। तो मालविका को भी समझ में आ गया है कि अब कुछ नहीं कहना है, चुपचाप सहन करना है। दासी बन करके हैं तो दासी बन करके ही रहें। लेकिन इन लोगों को समझाने के लिए परिव्राजिका बताती है, जब उसको हारनी भी उलाहना देती है कि ये तो आपने बड़ा बुरा किया, आपने तुरंत क्यों नहीं बता दिया। जब पहचान लिया मालविका जैसी लाई गई, इतने महीने पे महीने बीत गए, हमने इसको दासी की तरह रखा, तो आपने बताया क्यों नहीं। राजा भी कहते हैं कि आपने क्यों नहीं बताया। पोंछा लगाने के काम में ले लिया गया है रेशमी बहुमूल्य वस्त्र को, ऐसा अग्निमित्र कहते हैं। तो परिव्राजिका उसका एक जस्टिफिकेशन दे देती हैं। वो एक अलौकिक अभिप्राय को ला करके कि सिद्ध ज्योतिर्विद ने मेरी उपस्थिति में मालविका के लिए भविष्यवाणी की थी कि 1 साल तक दासी के रूप में दुख का अनुभव इसको करना पड़ेगा, उसके बाद यह रानी बन जाएगी। तो मुझे लगा कि आपकी महारानी आपके चरणों की सेवा करके 1 साल तक दासी का दुख भोग ले, यह मेरी जो राजकुमारी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। पर ऐसा जो किया है पंडिता कौशिकी ने, वो पूरी जो राजनीतिक दुर्विसंधियां चल रही हैं, उनमें उचित नहीं होता तुरंत बताना, क्योंकि कुछ कुछ भी पका नहीं है। माधव सेन को छुड़ाया नहीं गया है जेल से, यज्ञसेन को पकड़ा नहीं गया है, सारे पक्ष स्पष्ट नहीं हुए हैं कि पुष्यमित्र के पक्ष के लोग ये हैं, अग्निमित्र का साथ देने वाले ये लोग हैं, और जो बृहद्रथ पुराने राजा थे उनका साथ देने वाले लोगों को पूरी तरह से काबू में नहीं किया गया है। पंडिता कौशिकी पंडिता हैं, वो समझती हैं कि अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। तो मालविका ने भी धैर्य रखा, पंडिता कौशिकी ने किसी को नहीं बताया। उन्होंने यह एक भविष्यवाणी की बात कर दी, उसको संगत ठहराने के लिए। वह सत्य भी हो सकती है, मालविका का भविष्य ऐसा रहा होगा, वह भी सत्य हो सकता है। पर कालिदास यह भी बताना चाहते हैं कि पूरा जो घटना चक्र है 1 साल का कथानक है यह, और 1 साल में यह सब घटना चक्र घूमा है। अश्वमेध का यज्ञ 1 साल उसको लगता है पूरे चक्रवर्ती क्षेत्र में चक्कर लगाने में। कालिदास ये बताना चाहते हैं कि वसुमित्र को पहले अंक में उन्होंने जो सूचना दिलवाई, दूसरे अंक के विष्कंभक में जो सूचना दिलवाई कि वसुमित्र को अश्वमेध के यज्ञ के साथ छोड़ दिया गया,
और उसके बाद अब 5वें अंक में 1 साल बीत चुका। मालविका ने भी 1 साल दासी का कर्म करते हुए दुख झेल लिए। परिव्राजिका कौशिकी ने भी संयम रखा, किसी को कुछ नहीं बताया। अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, अश्वमेध यज्ञ का अश्व लौट आया, अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया। इस 1 साल में सारे पक्ष स्पष्ट हो गए कि बृहद्रथ के साथ देने वाले यदि कोई भारत में थे तो उनको कुचल दिया गया। अग्निमित्र को जो विदिशा भेजा गया था उसने कुचल दिया। यज्ञसेन को, जो कि बृहद्रथ का पक्षपाती था अभी तक, उसको बंदी बना लिया। ये सब घटनाएं 1 साल में हो चुकी। तब अवसर आता है कि अब मालविका को बता दिया जाए कि यह तो राजकुमारी है और माधव सेन की बहन है। तब पंडिता कौशिकी अपने आप को प्रकट करती हैं और ये घटनाएं बताती हैं। तब राजा तुरंत निर्णय लेते हैं। इसमें अग्निमित्र की निर्णय क्षमताएं, तुरंत पॉलिटिकल डिसीजन वो कैसे लेता है, निर्णय लेता है। वह कहता है कि अब हम चाहते हैं कि यज्ञसेन भी अनुकूल हो जाए, क्योंकि भरतरथ को तो मार ही दिया गया। उसके पक्ष के जितने लोग हैं वे सब अब समाप्त कर दिए गए। ये दोनों चचेरे भाई हैं, वो दोनों आपस में बंटवारा कर लें, हमारी आज्ञा का दोनों पालन करें। गोदा नदी वर्धा नदी के एक तरफ का, एक किनारे का राज्य वो ले ले, दूसरे किनारे का राज्य वो ले ले, दोनों शांतिपूर्वक रहें और उत्तर दक्षिण प्रदेशों में अलग अलग शासन करें। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक दिन में और एक रात में चमकता है, उसी तरह से ये दोनों शासन करते रहें। शिल्पकारी का कहती है अपनी राजकुमारी मालविका से कि आपके भाई तो विदर्भ के राजा अब हो गए, माधव सेन तो। मालविका का यह बहुत ही मार्मिक वाक्य है। वह कहती है कि मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि मेरा भाई प्राणों के संशय से मुक्त हो गया। उसको साल भर ये चिंता थी कि जेल में है, मार न डालें कहीं मेरे भाई को। उसके देखते देखते जिस तरह से उसके अभिभावक सुमति का कत्ल कर दिया गया, कितना दुख उस लड़की ने झेला और कुछ नहीं बोली। इस एक वाक्य से कालिदास प्रकट कर देते हैं कि मालविका की चिंता क्या है। उसको अपने बड़े भाई की चिंता है कि वो जेल में है, उसको कहीं कुछ न हो जाए, इसलिए अब कुछ नहीं कहूंगी कि मैं उसकी बहन हूँ। उसकी बहन समझ करके कहीं कुछ न कर दे, पता नहीं कौन किसका है यहाँ। तो ये मालविका कहती है कि मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि प्राणों के संशय से मुक्त हुए। राजा तो वे हो ही जाएंगे, यह कहती है। अग्निमित्र सारे आदेश दे देता है कि ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए। कंचुकी कहता है कि आपके सारे आदेश में कैबिनेट में, अमात्य परिषद में जाकर के बता देता हूँ। राजा इशारा भर करते हैं उंगली से कि हाँ जाओ बता दो। अग्निमित्र क्या है, यह यहाँ पर हम समझते हैं कि उसको इतना आत्मविश्वास है, सचिवायत तो सिद्धि तो बिल्कुल है ही नहीं। वो तुरंत निर्णय लेकर के आदेश दे देता है कि ऐसा बताओ, जा करके कर लें। उस सारे मंत्री उसके वश में चलते हैं। इतने तेजस्वी राजा का स्वरूप कालिदास यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और तुरंत अमात्य परिषद, जैसे ही कंचुकी ने जाकर के कहा कि महाराज ने आदेश दिए हैं तुरंत किए जाएं, अमात्य परिषद ने प्रति संदेश तुरंत दिलवाया कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके तुरंत कार्रवाई हो रही है। कंचुकी एक क्षण के बाद आकर के बताता है कि अमात्य परिषद ने अनुमोदन कर दिया आपके आदेश का। मंत्री परिषद का भी यही सोचना है, उनका कहना है कि आपने जो आदेश दिया सर्वथा उचित है, क्योंकि आपने जो बंटवारा कर दिया उसको ये लोग मानेंगे और हम उनसे मनवा लेंगे, ये हम करवाएंगे। आपका आदेश जारी किया गया और उसका अनुपालन किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, ऐसा वे कहते हैं। द्विधा विभक्तां श्रियमुद्वहन्तौ धुरं रथाश्वौ ये संग्रहीतु तौ स्थास्यतस्ते प्रकृतेर्निदेशे परस्परौ ग्रह निर्विकारो। जैसे एक रथ में दो घोड़े जुते रहते हैं, भले ही वो घोड़े एक दूसरे के शत्रु हों, लेकिन उनकी लगामें किसी एक मालिक के सारथी के हाथ में है, तो दोनों उसके वश में होकर के एक साथ चलते हैं। इसी तरह से ये दोनों दायाद शत्रु हैं, माधव सेन और यज्ञसेन, लेकिन आपने अब उनको वश में कर लिया, तो दोनों आपके वश में रह करके एक दूसरे से झगड़ा भी नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा कि अब ये लिखित आदेश भेजा जाए। वीरसेन जो हमारा वहां पर सारा काम देखता है विदर्भ तक का, उसको लिख करके आदेश भेजो कि ये होना चाहिए, कि उन दोनों को बता दिया जाए आइंदा से तुम लोगों को भी आपस में झगड़ा नहीं करना है,
नदी के उस किनारे का तुम संभालो, नदी के इस किनारे का ये संभालेगा, और कोई युद्ध नहीं होगा, दोनों अग्निमित्र के वश में रहकर, क्योंकि अब पुष्यमित्र के चक्रवर्तित्व के क्षेत्र में तुम लोग सब आ गए। तो यह पूरा जो घटना चक्र है, यह मालिकाग्निमित्र जो इतिहास शुंग काल का है उसको खोलता है। और इसमें अभी कथा शेष है। यह तीसरा पत्र यहाँ आ जाता है। 3 पत्र मालिकाग्निमित्रम में हैं, तीनों राजनीतिक पत्र हैं। अब सम्राट पुष्यमित्र, जिनका कि नाम अभी भी सेनापति पुष्यमित्र ही चल रहा है, उनका पत्र लेकर के अग्निमित्र के लिए संदेशवाहक आ जाता है। उसको सादर प्रस्तुत किया जाता है अग्निमित्र के आगे। उसको सादर स्वीकार करते हैं, अपने पिता का लेख है इसलिए अग्निमित्र, और उठ करके लेख को वे स्वीकार करके सादर उसमें मस्तक लगा करके फिर उसको खुलवाते हैं। उनको खोल करके सुपुर्द किया जाता है, क्योंकि अग्निमित्र स्वयं पढ़ेंगे, पिता का है पत्र इसलिए वे स्वयं पढ़ेंगे। पहले अंक में जो पत्र है वो विदर्भ के राजा का भेजा हुआ है, जो शत्रु है उसको तो अमात्य ही पढ़ के सुना देता है, लेकिन ये पिता का पत्र है, वह राजा के सामने खोल करके रख दिया गया, उसको उठा करके राजा पढ़ता है अग्निमित्र। यह तीसरा पत्र है जो मालिकाग्निमित्रम में आता है। तीनों पत्र राजनीतिक घटनाओं के संकेत देने वाले, विवरण देने वाले हैं। धारणी एकदम उत्सुक हो उठती हैं कि मेरे बेटे को जो दायित्व सौंपा था सेनापति पुष्यमित्र ने, यहाँ सेनापति कहा है उन्होंने स्वयं अपने ससुर के लिए, और उसका क्या हुआ जरूर इस पत्र में बताया होगा, क्योंकि 1 साल बीत रहा है, अब तो अश्वमेध का घोड़ा लौटा होगा, तो सारा समाचार अब मिल जाएगा, उन्होंने कितना घोर दायित्व मेरे बेटे को सौंप दिया था। वो जब पता चलेगा, अग्निमित्र उस पत्र को पढ़ते हैं, तो पढ़ करके सुनाते हैं, पढ़ते हैं कि यज्ञशाला से मैं सेनापति पुष्यमित्र, पुष्यमित्र स्वयं भी अपने आप को सेनापति पुष्यमित्र ही कहते हैं, बाकी लोग उनको सेनापति पुष्यमित्र ही कहते हैं, यद्यपि अब वे राजा हैं। जैसा कृष्णदत्त वाजपेयी भी बताते हैं कि वो तो राजा, तो सम्राट तो हो ही गए थे जैसे ही उन्होंने बृहद्रथ का वध किया, लेकिन उनका नाम सेनापति पुष्यमित्र ऐसा प्रसिद्ध हो गया था कि सब लोगों की जबान पर वह चढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है। तो पुष्यमित्र स्वयं भी लिखते हैं कि मैं सेनापति पुष्यमित्र विदिशा में स्थित आयुष्मान पुत्र अग्निमित्र का सस्नेह आलिंगन करके सूचित करता हूँ। विदित हो कि अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर मैंने 100 राजकुमारों के साथ वसुमित्र के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए जिस अश्व को मुक्त रज्जु छोड़ा था, उसे सिंधु नदी के दक्षिण तट पर अश्वारोही सेना के साथ यवन ने रोक लिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कालिदास को इतिहास मालूम है कि ग्रीक राजा से युद्ध हुआ है। पुष्यमित्र ने जो सेना भेजी है अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए, और भयंकर युद्ध हुआ है, तुमुल युद्ध हुआ, यह यहाँ कहा जा रहा है। तो पतंजलि जो कहते हैं कि 2 बार रोका है, पाटलिपुत्र तक चला आया है यवन, तो वो सत्य कहते हैं। साकेत को उसने घेर लिया और माध्यमिका को घेर लिया, और आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि वह पाटलिपुत्र तक आ गया था, लेकिन पुष्यमित्र ने उसको रोक दिया। ये युद्ध तो हुआ था, और अश्वमेध के अश्व को उन्होंने पकड़ लिया। यह बताया गया है यहाँ कि जिस मुक्त रज्जु अश्व को मैंने छोड़ा था, उसको सिंधु नदी के तट, दक्षिण तट पर अश्वारोही सेना के साथ यवन ने रोक लिया। इस पर कृष्णदत्त वाजपेयी ने विस्तार से चर्चा की है कि एक सिंधु नदी कौन सी है। सिंधु नदी जिसको हम कश्मीर और पंजाब की सिंधु नदी समझते हैं, वो नहीं है। कालिदास सिंधु नदी दूसरी बता रहे हैं। मेघदूत में भी सिंधु नदी है जो उज्जैन के आसपास बहती है, उसको आजकल काली सिंध नदी कहते हैं। वह चंबल की सहायक नदी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना की भी सहायक नदी वह बनती है, छोटी नदी है। तो उज्जैन के आसपास का इलाका है, यहाँ तक चले आए हैं यवन, और इधर पाटलिपुत्र तक वो नहीं घुस पाए हैं, तो इधर तक वो आया। वसुमित्र तो यहाँ तक अश्वमेध का अश्व रक्षा करते हुए पहुंचा है, उसको जब पकड़ लिया है यवन सैनिकों ने, ग्रीक राजा मिनांडर के ये सैनिक हैं, तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध का वर्णन है, और उस युद्ध में पीछे हटा दिया उन लोगों ने, वसुमित्र की सेना ने यवन सेना को, क्योंकि वहां से फिर लौट गया था मिनांडर, यह भी इतिहास बताता है। तो कालिदास ये सारा इतिहास भी मालिकाग्निमित्रम में खोल रहे हैं, और इतना सब बता करके कि वसुमित्र ने शत्रु को पराजित करके
बलपूर्वक हरे जाते हुए यज्ञाश्व को लौटा लिया। इसलिए आश्वस्त हो जाओ, अब समाप्त हो गया हमारा अभियान विजय का। वहां से लौट आया है अश्वमेध का यज्ञ। सोमिदानीम अंशुमता सगर पुत्रेणेव प्रत्याहृताश्वो यक्षे। जिस प्रकार से अंशुमान सगर का पुत्र यज्ञ अश्व को लेकर के लौटा था, सगर ने अश्वमेध यज्ञ अपना पूरा किया, उसी प्रकार मैं भी अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा करूंगा। और अब तुम्हें भी तदिदानीम अकालहीनम विगत रोष चेतसा भवता वधु जनेन स यज्ञ सेवनाय आगंतव्यम। यह बहुत ही सांकेतिक अभिप्रायों से भरा हुआ वाक्य है उस पत्र में पुष्यमित्र का, जो कालिदास ने यहाँ जोड़ा है। अब तुरंत अकालहीनम माने तुरंत, बिना समय बिताए, बिना टाइम वेस्ट किए, जैसा कहते हैं, विगत रोष चेतसा, अपने चित्त से सारा गुस्सा निकाल करके बहुओं के साथ यज्ञ पूरा कराने के लिए अब तुम्हें आ जाना है। ये पुष्यमित्र ने क्यों लिखा होगा? कालिदास को बहुत बारीकी से बहुत सारी बातें मालूम है कि अग्निमित्र किसी बात पर चिढ़ गए थे पिता से, बहुत गुस्सेल तो थे ही। किस बात पर चिढ़ गए ये तो कहना कठिन है, यह तो इतिहास अब नहीं बता सकता। कालिदास को तो मालूम था, लेकिन वो तो छिपा लेते हैं, वो नहीं बताना चाहते कि बाप बेटे में किस बात पर थोड़ी सी ठन गई। अग्निमित्र बहुत आदर करते हैं अपने पिता का, उनका आदेश स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई बात उनको अच्छी नहीं लगी है। शायद बृहद्रथ को जो ऊचर कर दिया है, इस तरह से मार डाला है, हो सकता है कि वो अच्छा ना लगा हो, कह नहीं सकते, क्योंकि बृहद्रथ ने तो संतुष्ट करना चाहा था। और अग्निमित्र शायद संतुष्ट हो गए थे उससे, उनको विदिशा का इतना बड़ा राज्य सौंप दिया था। कदाचित यह अच्छा ना लगा हो, कदाचित बौद्धों का संहार किया है यदि अभी पुष्यमित्र ने, तो वह अच्छा ना लगा हो। जो भी बात हो, पुष्यमित्र को पता है कि हमारा बेटा को, हमारे पुत्र को अच्छी नहीं लगी हमारी कोई बात, तो समझाते हुए कहते हैं कि अब गुस्सा निकाल दो, जो कुछ हो गया सो हो गया, अब यज्ञ में आ जाओ, यज्ञ पूरा करेंगे और शांति से रहेंगे। यह मालिकाग्निमित्रम है। अग्निमित्र कहते हैं कि मेरा हृदय आश्वस्त है, पिता के लिए मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, अब चलेंगे। ये सारी घटनाएं जो घटी हैं, मालिकाग्निमित्रम उनकी जानकारी हमें देता है। और एक और श्लोक पढ़ करके अब मैं समाप्त करूंगा। परिव्राजिका बधाई देती है रानी को, क्या कहती है? भर्त्रा से वीर पत्नी नाम श्लाघ्या नाम स्थापिता धुरी वीर सूरिति शब्दोयम तनया त्वाम उपस्थिता है। तुम्हारे पति ने वीर पत्नियों में सिरमौर तुमको बना दिया। भर्त्रा वीर पत्नी नाम धुरी श्लाघ्या नाम वीर पत्नी नाम धुरी स्थापिता, तुम्हारे पति ने तुमको वीर पत्नियों का सिरमौर बना दिया है, श्लाघ्य वीर पत्नियों का सिरमौर बना दिया है। और वीर पुत्र की जननी, यह शब्द तनयात्वाम उपस्थित है, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तुम्हें दे दिया। वीर पुत्र की जननी, यह शब्द तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे के कारण अब आ गया, तुम्हारी उपाधि यह होगी। तो वीर पत्नियों की सिरमौर तुम अभी तक थी, अब वीर पुत्र की जननी भी तुम हो गई। पति ने तुम्हें वीर पत्नियों की सिरमौर बनाया और बेटे ने तुम्हें वीर पुत्र की जननी कहने का कहलाने के योग्य बना दिया। बहुत ही सारगर्भित या एक तरह से प्रशस्ति है। कहा तो गया है देवी से, धारणी से, लेकिन कालिदास ने प्रशस्ति की है अग्निमित्र की और वसुमित्र की। कालिदास का पूरा संदेश क्या है? एक छात्र तेज जो पुष्यमित्र का है, दूसरी पीढ़ी उसके बाद अग्निमित्र की और तीसरी पीढ़ी वसुमित्र की, या ऐसे ही तेजस्वी बनी रहे, ऐसे ही वीर पत्नियां और वीर जननियां हों इस देश में। यह कालिदास कह रहे हैं। इसका नाटक मालिकाग्निमित्र है, क्योंकि परिव्राजिका के मुख से कालिदास बोलते हैं, कुछ पात्रों के मुख से कालिदास बोलते हैं, विदूषक के मुख से कई बार बोलते हैं, परिव्राजिका के मुख से तो कालिदास यहाँ बोलते हैं। तो ये कालिदास जो है क्या कह रहे हैं और अग्निमित्र के बारे में वो क्या सोचते हैं, यह भी हम
यहाँ देखते हैं। आगे बढ़िया प्रशस्तियाँ हैं। ये वीर रस का नाटक उसी प्रकार से चलता है आगे तक 5वें अंक में। कंचुकी कहता है कि गज शिशु ये आप आपका अनुकरण किया, आपके जैसे शूरवीर पिता का अनुकरण किया है आपके पुत्र ने। धारणी कहती है कि मैं संतुष्ट हूँ कि मेरा बेटा मेरे पति जैसा निकला, अपने पिता जैसा निकला। और राजा कहते हैं कि गज शिशु ने गजराज का अनुकरण किया। कंचुकी कहता है कि आपके जैसे अपराजेय तेजस्वी क्षत्रिय का पुत्र आपके जैसा निकला, वीर पिता का पुत्र वह है। सुंदर उपमाएं इसमें दी गई हैं, अब समय नहीं है कि उनको मैं कहूं, लेकिन यह नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। कौशिकी विदा लेकर के जाना चाहती है कि मैं माधव सेन के पास जाऊं और अभिनंदन उनका करूं। राजा कितने चतुर हैं अग्निमित्र, और संवेदनशील भी हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप यहीं रुकिए, इतने समय आप यहाँ रही हैं, विधवा ये हो गई, अब क्या करेगी वहां जाके, कोई नहीं रहा, भाई इसका मारा गया मालिका को बचाने के लिए, यहाँ तो रम गई है किसी तरह। तो जब परिव्राजिका कहती है कि हम अब चले जाएं अपने देश और हम ही जाकर के अभिनंदन करें माधव सेन का, अब तो वो राजा हो गए, कहते हैं कि ऐसे छोड़ करके आप जाना ठीक नहीं है। धारणी कहती है, राजा कहते हैं कि हम पत्र लिखवाएंगे माधव सेन को, उसमें आपकी तरफ से संदेश जोड़ देंगे कि आपके मंत्री की जो बहन यहाँ सन्यासिनी के रूप में रह रही हैं वो प्रसन्न हैं, वो आपको बधाई देती हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये मालविकाग्निमित्रम है। बहुत गहरे राजनीतिक ताने बाने की रचना, गहरे मानवीय संबंधों की रचना, गहरे मानवीय राग की रचना, एक एक वाक्य में जिसमें ये राग, स्नेह, बारीक संकेत भरे हुए हैं, इसकी रचना मालविकाग्निमित्रम है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। अधिक विलंब हुआ, और ये 3 वक्तव्य मालविकाग्निमित्रम पर मेरे हैं, इनको धैर्यपूर्वक सुनने का, पूरा सुनने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।